अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो नावल जो है वो अब हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो न्यू नावल हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। ये भी आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट पे मैं ये नावल रीड कर रही हूँ। मुझे एक और रिक्वेस्ट आई थी तो वो नावल भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये नावल बहुत छोटा था, इसके जस्ट 2 एपिसोड होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको पढ़ दूँ और फिर जो है वो दूसरे वाला नावल जो है वो मैं रीड कर दूँगी। दुआ पेपर लिख लिया। हाल में मुकम्मल खामोशी थी, इसलिए ज़रा ज़रा सी आवाज़ भी बहुत सारी आवाज़ें पैदा कर रही थी। सादिया की आवाज़ ने सर रफ़ीक को मतवज्जा किया। सादिया, कोई मसला है सर? ऊंची आवाज़ में बोले। नहीं सर, मैं तो दुआ को कह रही थी मेरी पेंसिल वापस करे। सादिया ने खड़े होकर ताज़ा ताज़ा बहाना सुनाया। सादिया, मुझे मजबूर ना करिए कि मैं आपकी सीट चेंज कर दूं। सर रफ़ीक गुस्से से बोले। जी सर। सादिया मुंह बसोर कर वापस बैठ गई, जबकि दुआ आगे पीछे से बेनियाज इसका सारा ध्यान पेपर पर था। दुआ, तुम्हें थर्ड क्वेश्चंस आता है कि नहीं? जायमा बोली शुक्र है सर। रफ़ीक का ध्यान इनके मोबाइल पर था। अरे यार, नहीं आता मुझे। दुआ ऊंची आवाज़ में बोलती उठ खड़ी हुई। सर ने चश्मे के पीछे से दुआ को जांचती नज़रों से देखा। यार, नहीं आता मुझे, मगर मिजाल है, अपने साथ साथ मेरा पेपर भी ख़राब करवाओगी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम दोनों की हेल्प कैसे करूं। आज अगर मैं तुम लोगों को अपना पेपर दिखा भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम लोगों को आगे ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हर जगह नकल के पास होना है? दुआ मुंह पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए जूठे आंसू बहाती अपना पेपर सर रफ़ीक के टेबल पर रख कर एग्ज़ाम्स हॉल से बाहर निकल आई, जबकि सादिया और जायमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दुआ की बच्ची खुद तो इसने पिछला दूसरा चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछा और मुझे कह रही है कि थर्ड क्वेश्चन आता है। अपनी बारी पर देखा कैसे नाटक करके निकल गई बाहर। सादिया ने जायमा को बताया। पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन तुमने बताया, जबकि पांचवा, छठा और सातवां मैंने बताया। वो कह रही थी कि इसे तीसरा आता है, तीसरा लॉन्ग है। इसके बदले में वो 3 सवालों के जवाब मांग रही थी और मैंने दे दिए। एक बात तो पक्की है, ज़िंदगी में कभी इसकी मदद नहीं करूँगी। सादिया ने कहा। एक बार ये लड़की मेरे हाथ लग जाए फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इसे ढूंढते हुए वो कैंटीन में आ गई। देखा तो वो सामने बैठी 3 बर्गर्स और 3 कोल्ड ड्रिंक मंगवाए बैठी हुई थी। आओ, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद की पेपर में, तो मैंने सोचा तुम लोगों को छोटी सी ट्रीट दे देती हूँ। दुआ बोली। दुआ के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ? मुझे तीसरे सवाल का जवाब नहीं आता था, अब तुम दोनों से छुपाना थोड़ी है। मुझे बाकी सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। दुआ ने सच बताना बेहतर समझा, जबकि सादिया और जायमा अब भी इसे घूर रही थी। देखो, तुम दोनों खाते खाते भी मुझे घूर सकती हो। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अब मान भी जाओ ना यार। दुआ ने रोती शक्ल बनाई, जिस पे सादिया और जायमा दोनों हंस दी। अगर आज तुमने ये ट्रीट ना दी होती ना, तो कसम से हम दोनों ने तुम्हारा कत्ल कर देना था। खाते वक्त वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए जब कॉलेज का पियून दुआ के पास आया। दुआ बाजी, आपके अब्बू बाहर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। पियून बताकर चला गया। ठीक है यार, अब मंडे को मुलाकात होगी। वो सादिया और जायमा को खुदा हाफिज करती चलेगी। अभी सादिया और जायमा बर्गर खाकर बैठी ही थी कि कैंटीन के वर्कर ने इनके टेबल पर आकर बिल रखा। अरे ये बिल दुआ दे के न भूल ही गई। सादिया ने कहा। नहीं मैम, इन्होंने कहा था कि बिल इनकी बेवकूफ़ सहेलियाँ देंगी। इसकी इस बात पर सादिया और जायमा का मुंह खुला रह गया। अब मंडे को दुआ का कत्ल यकीनी था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा ना मुंह खुलवा पाओगे। मुस्तफ़ा हैदर। यासिर खान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यासिर खान, तुम अभी तक मुस्तफ़ा हैदर को समझ ही नहीं पाए। लबों पर शातराना मुस्कुराहट लिए मुस्तफ़ा इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम ठीक कहते हो मुस्तफ़ा हैदर, तुम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? यासर एक अलग अंदाज में बोला। मेरी कीमत तुम जैसे चमचे अदा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा के लबों से मुस्कुराहट अब भी जुदा ना हुई। तुम गलत सोचते हो मुस्तफ़ा हैदर। अभी तक इस केस के बारे में सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारे अंदर काम करने वाले कुछ लोग।
और मैं तुम्हें इस केस को बंद करने की मुंह मांगी कीमत अदा कर सकता हूँ। यासर ने इसे लालच देने की कोशिश की। बोलो, मेरी आज़ादी की क्या कीमत लोगे? बस तुम्हारा बॉस का नाम। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन कीमत बताई। और तुम जानते हो ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, यासर कहका लगाकर हंसा। लेकिन तुम नहीं जानते कि मुस्तफ़ा हैदर जानकर रहता है। मुस्तफ़ा ने उठकर एक ज़ोरदार जापड़ इसके मुंह पर मारा। इसने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ? यासर गुस्से से दाया। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम जैसे कुत्तों को सीधा कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा ने इसी के अंदाज में बोला। तुम मेरी ज़ुबान कभी नहीं खुलवा पाओगे, यासर खान बोला। मैंने कहा ना यासर खान, अभी तो मुझे ठीक से जानते ही नहीं हो। अगर मैं ये ज़ुबान नहीं खुलवा पाया तो ये ज़ुबान काट दूंगा। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी जेब से तेज़ धार का चाकू निकालकर इसका हाथ टेबल पर पटका और छोटी उंगली काट दी। यासर खान दर्द से बुलबुला उठा। तुम्हारे पास 10 मिनट है यासर खान। 10 मिनट में अपनी ज़ुबान खोल लो, वरना हर दिन तुम्हारी एक उंगली कटेगी और 10 दिन के बाद तुम अपने हाथों से कभी काम नहीं कर पाओगी। फिर क्या उखाड़ लोगे अपनी ज़ुबान से? शतराना मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा बाहर निकल गया। बाहर आया तो रियासत पर इसकी नज़र पड़ी। चाचा रियासत थाने की सफाई करने आया था, लेकिन बहुत दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहे थे। आज इन्हें देखा तो इनके करीब आ गया। अरे चाचा, बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अकेले चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। अब कैसी है तबीयत आपकी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर चाचा बाहर निकल गए और रियासत चाचा हमेशा ये सोचकर हैरान होते कि इस थाने के बाकी सब इंस्पेक्टर इनसे बात करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा हैदर रोज़ इनके साथ चाय पीते और इसके अलावा भी इनकी बहुत मदद करते। मुस्तफ़ा हैदर मुजरिमों के लिए जितना सख्त था, अपनों के लिए उतना ही नरम दिल रखता। पर इन सब का अलग केस यासर खान था पर इन सब का अगला केस यासर खान था, जो एक बहुत बड़े स्मोकिंग गैंग में शामिल था और मुस्तफ़ा का मकसद इसका मुंह खुलवाकर इसके बॉस तक पहुंचना था। आज क्या करके आई है आप दुआ? बाबा इसकी हंसी देखकर पहचान गए। बाबा, आज मैंने सादिया और जैमा को फिर से बेवकूफ़ बना दिया, दुआ ने हंसते हुए बताया। और आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने पूछा। क्योंकि वो पेपर में मेरी मदद मांग रही थी, जो इसने मासूमियत से बताया। तो वो आपकी सहेलियां हैं, आप इनकी मदद कर देती, बाबा ने समझाते हुए कहा। बाबा, अगर मुझे खुद आता तो ज़रूर करती। इन्होंने तो मेरी बहुत सारी मदद की थी, दुआ ने सच बताया। और इन दोनों ने आपकी क्या मदद की? बाबा, सादिया ने मुझे पहला और चौथा सवाल बताया, जबकि साइमा ने मुझे पाँचवा, छठा और सातवां सवाल बताया। बहुत हेल्प की। आज मेरा पेपर में अफसोस इन दोनों की कोई हेल्प नहीं कर पाई। यानी कि आपको सातवां सवाल नहीं आता था पेपर के? बाबा को हैरत नहीं हुई, केमिस्ट्री में हमेशा से ही कमज़ोर थी। नहीं, मुझे एक भी नहीं आता था, सारा आउट ऑफ बुक था। जो मैंने जो मैंने पढ़ा इसमें से एक भी नहीं आया। और हमेशा वाला बहाना दुआ का एक तरफ। अच्छा ठीक है, आप अपनी माँ को मत बताना, वरना फिर से डांट शुरू कर देगी। और सुल्तान साहब की 19 साला बेटी आज भी अपनी माँ से मार खाती थी। सुल्तान साहब इसे बचपना, जबकि हाजरा बेगम पागलपन कहती थी। हाजरा बेगम और सुल्तान साहब की इकलौती बेटी थी, जिसे वो दोनों बहुत ही मोहब्बत करते थे, जबकि इनके बाकी ख़ानदान का दुआ का कोई अता पता ही ना था। वो हमेशा अपने बाबा से अपने ख़ानदान के बारे में पूछती। बाबा कह देते कि इसकी ताया और ताई हैं, लेकिन इसके बारे में बताते कुछ नहीं हैं। इनकी दोनों सहेलियां अपनी कज़न के किस्से सुनाती थी और इसे बहुत शौक़ था कि इसके भी कज़न हों जिनके साथ खूब मस्ती करे। बहन भाई इसका कोई वैसा भी नहीं था। जब साइमा और सादिया इसे अपने कज़न और बहन भाई की कहानियाँ सुनाती तो इसका दिल करता कि किराए पे अपने लिए बहन भाई और कज़न्स खरीद ले, जिनके साथ खूब मस्तियाँ करे, फिर इनकी शरारतें अपनी सहेलियों को सुनाए। इसे बहुत अच्छा लगता। इसके दिल में ख्वाहिशात जागती, काश इसके बहन भाई और कज़न होते जिनके साथ मिलकर ये खूब मस्तियाँ करती। लेकिन इसकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रही। आज यासर खान को पकड़े तीसरा दिन था और तीसरी उंगली करते ही इसकी ज़ुबान खुल चुकी थी। मेरे बॉस का नाम तारक भट्टी है और वो इस हफ्ते पाकिस्तान से दुबई लड़कियां स्मोकिंग करने वाला है। वो हर हफ्ते मंगल के दिन तकरीबन 10 से 15 लड़कियां दुबई भेजता है। इन लड़कियों में से 15 से 35 साल की लड़कियां और औरतें भी शामिल हैं।
इसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। इसका दिल चाहा कि वो यासिर खान का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इसे अभी और इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। और तुम लोग ये सारी लड़कियां कहाँ से लाते हो? मुस्तफ़ा ने मज़ीद पूछा। हमारे गैंग में 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जो अफेयर चलाते हैं और रातों रात लड़कियों को भगा कर ले आते हैं। इसके अलावा सुनसान सड़कों पर चलने वाली लड़कियां, ज़्यादातर कॉलेजों और स्कूलों से छुट्टी के वक्त अगवा होने वाली लड़कियां या रोज़गार के लिए भटकने वाली लड़कियां और कुछ अपनी मर्ज़ी से ये काम करती हैं। यासिर सारी तफसीलात मुस्तफ़ा को बता दी, जिसे इसने एक वीडियो में सेव कर लिया। अब हमारा अगला मकसद आज़ाद कश्मीर है। कराची की पुलिस और सियासी अदारे हमारे पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए अब हमने कराची को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। अब तारक भट्टी आज़ाद कश्मीर में है और अगले 3 माह तक वहीं रहेगा और जितना हो सके वहाँ से फ़ायदा उठाएगा। यासिर खान ने एक बात बता दी। और अब मुस्तफ़ा का मकसद तारक भट्टी जैसे अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले दरिंदों को इनके अंजाम तक पहुँचाना था, जो ना तो किसी की माँ देखता था ना ही बहन। इसका मकसद सिर्फ अपने हवस मिटाना और पैसे कमाना था। मुस्तफ़ा ने आज अपने घर इन्फॉर्म कर दिया कि वो कल कश्मीर के लिए निकल रहा है। बेटा हो सके तो अपने घर जाकर बेटा हो सके तो तुम अपने जाकर घर रखना। ठीक है बाबा चाचा, कोई इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये कहकर इसने जेब में मोबाइल डाला और रियासत चाचा से मिलने चला गया, क्योंकि वो जानता था कि इसके लिए चाय इन्होंने ही तैयार रखनी थी। बाबा, आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि मेरा कोई कज़न है। बाबा ने दुआ को सरप्राइज़ किया कि इसका कज़न इसके घर कुछ दिन रहने के लिए आ रहा है। दुआ ने हैरानगी और खुशी के मिली जुली कैफियत में पूछा, तो बेटा क्या तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा कोई कज़न है और वो यहाँ आ रहा है? इसे अपने साथ कॉलेज में लेकर जाऊंगी, इसके साथ मस्तियाँ करूंगी, इसी के साथ दोस्ती करूंगी और कॉलेज में किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाऊंगी। दुआ ने खुशी खुशी अपनी सारी प्लानिंग एक ही बार में बताई। तो ठीक है, कल वो आ रहा है, बाबा ने बेटी की एक्साइटमेंट देखते हुए कहा। ठीक है, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अगर मैं कॉलेज चली भी गई तो इसे पता कैसे चलेगा मैं किसका कितना वेट कर रही थी? दुआ ने कहा। नहीं बेटा, आप कल कॉलेज जाओगी, जब तक आप वापस आओगी तब तक वो आ जाएगा। दुआ का पेपर ना होता तो शायद बाबा छुट्टी करवा लेते। दुआ को अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई से चिढ़ थी। वो तो कॉलेज में सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाती, इसने कौन सा आगे जाकर जॉब करनी थी जो किताबों में अपना सर खाती। तो दुआ ये ही सोचती रहती। दुआ न जाने कब से ज़ायमा और सादिया का सर खा रही थी। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया कि तेरा कज़न आया है, सादिया ने इसकी नकल उतारते हुए बताया। हाँ, लेकिन तुम दोनों को ये नहीं पता ना कि वो जितने दिन यहाँ रहेगा मैं तुम दोनों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकती। गोया ऐलान किया कि वो इन दोनों को लिफ्ट नहीं करवाने वाली। इसकी बात पर सादिया और ज़ायमा का मुंह खुल गया। क्यों? ज़ायमा ने मुंह बनाकर पूछा। अरे यार, समझने की कोशिश करो, मुझे इसी से दोस्ती करनी है, इसे कॉलेज दिखाना है, इसे पूरा आज़ाद कश्मीर दिखाना है। वो यहाँ पहली बार आ रहा है। दुआ ऐसे कह रही थी जैसे इसका कोई कज़न नहीं बल्कि कोई सुपरस्टार आ रहा है, जिसकी वजह से ये बाकी लोगों को अहमियत नहीं दे पाएगी। हेलो, तुम्हारे कज़न और मेरे कज़न में बहुत फ़र्क है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, दुआ ने एक स्टाइल से कहा। मतलब कि इसके सामने हमारी कोई वैल्यू ही नहीं? सादिया ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। वो पहली बार आ रहा है, तुम दोनों तो सालों से मेरा सर खा रही हो। फिलहाल तुम दोनों को अपना मुकाबला इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं। दुआ ने इसका जवाब देने की बजाय सुना दी। देख रही हो ज़ायमा, अभी इसका कज़न आया ही नहीं तो बदलगी, जब आ जाएगा तो ये तो हमें बिल्कुल ही देखेगी नहीं। यार बस करो अपने ड्रामे, बाबा आने वाले होंगे, मैं बाहर जाकर इनका वेट करती हूँ। दुआ कहते ही उठ गोया हुई। इन्हें बताया कि वाकई ही इसके कज़न के आज जाने के बाद इन दोनों को लिफ्ट नहीं करवाएगी। 4 दिन के लिए कज़न आ रहा है, फिर चला जाएगा, देखना फिर वापस मिन्नतें करेगी, सादिया ने कहा। और फिर हम इसे लिफ्ट नहीं करवाएंगे। ज़ायमा ने भी प्लान बताया। बेटा, दुआ तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट है कि सुबह कॉलेज भी नहीं जा रही थी। इसे जब पता चला कि इसका कोई कज़न है तो खुशी से दीवानी हुई जा रही है। हाजरा ने इसे दुआ के बारे में बताया, लेकिन बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज वो खुद भी इसे 15 साल बाद देखने जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसे अपने काम के लिए जाना ज़्यादा ज़रूरी था। सॉरी चाची, मुझे काफ़ी देर होगी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूं
दुआ से मैं शाम को मिल लूँगा, मुस्तफ़ा ने इनसे माज़रत करते हुए कहा। लेकिन इसकी बात सुनकर हाजरा परेशान होगी, क्योंकि दुआ इससे मिलने के लिए बहुत खुश थी और वो इसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में आया था। ठीक है बेटा, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ, दुआ से तुम शाम को मिल लेना। वैसे भी मुस्तफ़ा तकरीबन 1 घंटे से बैठा इनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन शायद वो ट्रैफिक में फंसे थे जो अभी तक ना आ सके। अब मुस्तफ़ा की मजबूरी थी कि इसे पहले अपना काम ख़त्म करना है, क्योंकि वो इसका दोस्त तकरीबन 5 बार फ़ोन कर चुका था। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि चाचा और दुआ आ गए। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? दुआ से मिले बगैर चाचा ने दुआ की तरफ इशारा किया। हाय, आई एम दुआ। दुआ ने गर्मजोशी से अपना तारुफ करवाया और हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मुस्तफ़ा ने फ़ौरन हाथ थाम लिया, लेकिन जवाब में कुछ ना बोला, यहाँ तक कि मुस्कुराया भी नहीं। चाचू, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आऊँगा, फिर शाम को आपसे बात होगी, बस इतना कहकर वो चला गया। जबकि दुआ को इसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा। बाबा, आपने इसको बताया नहीं कि मैं इसका वेट कर रही थी? दुआ ने मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ बेटा, बताया, लेकिन वो अपने किसी काम के सिलसिले में आया है। लेकिन थोड़ी देर बैठ जाता तो क्या चला जाता? दुआ को गुस्सा आया। बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो बड़ा है तुमसे, बाबा ने समझाते हुए कहा। क्यों इसका बदतमीज़ अंदाज नहीं हरगिज़ नहीं पसंद आया। शाम को वापस आ जाए, तब तक तुम आराम करो, फिर दोनों खूब गप्पे लड़ाना और भूलो मत के परसों तुम्हारा पेपर है। बाबा ने इसे डांट दिलाई, सो मुंह बनाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। दुआ आई तो इसके फ़ोन पर जायमा का पहले मैसेज आया। कैसा है तुम्हारा कज़न? तुम्हारा हम उम्र है क्या? हमारी क्लास में एडमिशन लेगा क्या? क्लास स्टार्ट करेगा वो हमारे पेपर्स के बाद? इसके एग्ज़ाम्स होंगे क्या? ऐसे ही लातदार मैसेजेस। एक बार तो दुआ का दिल किया कि वो इसे फ़ोन करके बताए कि इसका कोई कज़न कितना खड़ूस है, इसे मुस्कुराकर देखा तक नहीं। यहाँ तक कि इसके हाय के बदले में हाय भी नहीं बोला, और लग भी काफ़ी बड़ा रहा था। शक्ल से तो वो 4th ईयर का हरगिज़ नहीं लगता, क्योंकि ये पेपर्स देकर इसने 4th ईयर में जाना था। सो वो चाहती थी कि इसका कज़न भी इसके साथ हो, लेकिन ये सब कुछ वो ज़ायमा को बताकर अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि ये खुद भी अपने कज़न की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करके आई थी। अब तो वो दोनों मुझे मुंह भी नहीं लगाएंगी। पहले सोचते सोचते दुआ बेड पर लेट गई। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, वो वाकई ही अपने किसी काम के सिलसिले में आया हो और परेशान हो। कोई बात नहीं, मैं शाम को इससे मिलती हूँ। वैसे भी कोई पहली मुलाकात में दोस्त थोड़ी ना बन जाता है। मैं इसके लिए केक बनाती हूँ, फिर इसको बोलती हूँ दोस्ती का। यही सोचते सोचते वो उठी और किचन में आ गई। मम्मा, मैं मुस्तफ़ा के लिए केक बनाऊंगी, आप मुझे सारी चीज़ें ला दें। इसने किचन में आते ही हाजरा से कहा। इसके लिए केक क्यों बनाओगी बेटा, मैंने बहुत कुछ बना दिया। हाजरा बेगम मुस्तफ़ा की खातिरदारी के इंतज़ामात कर रही थी। नहीं मामा, मुझे मुस्तफ़ा से दोस्ती करनी है और केक से ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है। मीठा मीठा केक खाएगा तो ख़ुद भी मीठा हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वैसे भी तो बाबा कहते हैं ना, मेरे हाथ का केक खाते ही वो मेरा फ़ैन हो जाएगा। मुझे मिस्टर मुस्तफ़ा खरूस को भी फ़ैन करना है। अपना प्लान बताते बताते वो केक बनाने लगी। ऑफिसर मुस्तफ़ा, जिस तरह से आपने पहले केसेस हैंडल किए हैं, हमें यकीन है ये केस आपके लिए मुश्किल नहीं। मगर यहाँ मसला ये है कि इस बार सवाल औरतों और बच्चियों का है। 35 साल की बच्चियाँ और औरतें उठाई जा रही हैं। क्या हम लोग इतने बेमोल हो गए हैं कि हमारे मुल्क की औरतें और बच्चियों के साथ इस तरह से किया जा रहा है? हमें इतने बचाना होगा, हमें हमारी बच्चियों की खुद हिफाजत करनी होगी। इस केस में तारक बच्ची के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान में इसका लीडर तारक बच्ची था। और तारक बच्ची के बाद सबसे वफादार साथी यासर खान का मुंह तुम खुलवा चुके हो। तारक बट्टी अपना साथी वापस जाता है, इसके लिए वो सारे ऑफिसर्स को अपने साथ मिला चुका है। अब वो तुम्हें भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। हमें तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पर कोई शक नहीं। हमें यकीन है ये सब तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन इसमें तुम्हारी जान का ख़तरा हो सकता है। तारक बट्टी को हम जितना इजी रहेंगे वो उतना आसान नहीं। वो अंदर ही अंदर कोई गेम करेगा। सब इंस्पेक्टर जानी का क्या बोल रहा था सब इंस्पेक्टर जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। ऐसे बहुत सारे केस वो हैंडल कर चुका था और इसे यकीन था बहुत जल्द वो तारक बट्टी को भी सलाहों के पीछे ले आएगा
और इस काम में इसका सबसे ज़्यादा साथ देगा यासर खान। शाम के खाने के दौरान भी दुआ ने इससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देता रहा। दुआ को इसका इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो कितनी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी और वो इसे बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, खाने के बाद जो केक इसने बनाया, इसके बाद तो इनकी वैसे भी दोस्ती हो जानी थी। दुआ के मुताबिक खाना खाने के बाद दुआ मुस्तफ़ा के कमरे में आई। हाय मुस्तफ़ा, क्या कर रही हो तुम? वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब दुआ अचानक इसके कमरे में आई। दुआ, तुम्हें नहीं लगता मेरे कमरे में आने से पहले तुम्हें मुझसे इजाज़त मांगनी चाहिए? मुस्तफ़ा ने खड़े लहजे में पूछा, जिस पर दुआ को शर्मिंदगी होगी, लेकिन इस शर्मिंदगी को एक साइड पर रखकर, मैंने तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, मैंने खुद बनाया। दुआ ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता हूँ, जाओ इसे यहाँ से ले जाओ और आइंदा मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर मत आना। काफ़ी सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुस्तफ़ा को इस तरह कमरे में आना बहुत बुरा लगा था। दुआ को इसका इस तरह कहना बहुत बुरा लगा। कमरे से सीधा बाहर आकर सीधी किचन में आई और केक टेबल पर पटका। समझता क्या है अपने आप को, कमरे में इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती? ये मेरा घर है और मैं अपने घर में नहीं जा सकती। पता नहीं गई ही क्यों इसके कमरे में। ये तो दोस्ती के लायक ही नहीं। मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता, मेरे कमरे में मत आना। इसकी नकल उतारते हुए अपने लिए चाय बना लगी। सादिया और जायमा का ख्याल आया, जब इन दोनों को पता चलेगा कि मेरा कज़न इतना खड़ूस है तो कितना हंसेंगे मुझ पर। पहले सोचते सोचते इसका मुंह बन गया और एक और कोशिश कर लूँ इससे दोस्ती करने की। सोचते इसने फैसला किया, हो सकता है इसका कोई दोस्त ना हो, इसलिए इसको दोस्ती की मैनर्स ना आती हों। कोई बात नहीं, मुझसे दोस्ती कर ले, सब सिखा दूँगी। चलो जनाब, एक और कोशिश मुस्तफ़ा खरूस से दोस्ती करने की। इससे दोस्ती की प्लानिंग करते हुए दोनों कप उठाकर इसके कमरे में फिर से आई, लेकिन इस बार नॉक करना ना भूली। क्या मैं अंदर आ जाऊं? खुद को आधा कमरे के अंदर करके इसे देखते ही वो पूछ रही थी। तुम अंदर ही हो दुआ, बस पैर बाहर हैं, इन्हें अंदर ले आओ। मुस्तफ़ा ने खुद पे जब्त करते हुए कहा, तुम इतना काम कर रही हो, मुझे लगा तुम थक गए होगे, तो क्यों ना तुम्हें चाय पिला दूँ? देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। इसने कप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं रात को चाय नहीं पीता। इसके एक ही जवाब पर गोया बात खत्म होगी। क्या मतलब चाय नहीं पीते? देखो कितनी अच्छी बनी है। बाबा कहते हैं मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। सब तो मेरी मिन्नतें करते हैं चाय बना दो, लेकिन फिर भी जब मेरा दिल होता है मैं तभी चाय बना कर देती हूँ। तुम बहुत लकी हो, तुम मेरे हाथ की चाय पीनी नसीब हुई, इसलिए अब नखरे मत करो और शाफा से पी लो। गोया इसे एहसास दिलाया गया कि ये चाय बहुत कीमती है। देखो दुआ, मैं रात को चाय नहीं पीता, इसलिए तुमने बनाई है या किसी और ने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तुम मुझसे चाय बनवाती हो तो यकीन करो मैं कभी मिन्नतें नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और एक और बात, आइंदा कभी इस तरह से मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। इसका रवैया इतना सख्त था कि दुआ की आंखों में पानी आ गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका कज़न ऐसा होगा। अब मेरा मुंह ना देखना बंद करो और निकलो यहाँ से, मुस्तफ़ा ने लगी पट्टी रखे बगैर कहा। वो जाने लगी तो मुस्तफ़ा ने एक बार फिर से रोक लिया, और एक बात तुम हमेशा याद रखना, मैं तुमसे उम्र में 9 साल बड़ा हूँ, तो बेहतर होगा आइंदा मुझे तुम कहने के मुखातिब ना करना। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मुस्तफ़ा ने इसे जाने की इजाज़त दी तो वो रोते रोते सीधा अपने कमरे में आई। शायद इसे अपनी ज़िंदगी में इतना कभी नहीं रोई, शायद कभी किसी ने इसकी इतनी इंसल्ट नहीं की। आई हेट यू मुस्तफ़ा हैदर, तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो और कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। सो करती वो मुस्तफ़ा से कभी बात ना करने का फ़ैसला कर चुकी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुआ को अहमियत ना मिली, लेकिन मुस्तफ़ा ने इसे एहसास दिला दिया कि जिस तरह से वो इसका इंतज़ार कर रही थी, इसका कोई कज़न है जो इससे मिलने के लिए आ रहा है। ये सब बातें मुस्तफ़ा के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। दुआ को समझ आ चुका था कि मुस्तफ़ा एक रूठ और खड़ूस इंसान है, जो ज़्यादा लोगों से जल्दी नहीं घुलता मिलता। बस इसने भी सोच लिया कि वो अब मुस्तफ़ा को कोई अहमियत नहीं देगी। इसे कज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस किस्म के कज़न की तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करे, लेकिन मुस्तफ़ा वैसा नहीं था जिसके साथ वो दोस्ती कर सके। और अब इन सब बातों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि मुस्तफ़ा इसकी दोस्ती के लायक ही नहीं।
अब वो ना तो इससे बात करेगी और ना ही इसे कोई अहमियत देगी। वो सिर्फ इसके घर में एक मेहमान है जो कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। यही सोचते सोचते इसे सादिया को कॉल की। क्यों, जिस कज़न के लिए वो अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों को छोड़ रही थी वो कज़न तो इसकी दोस्ती के लायक ही नहीं। सादिया ने फ़ोन उठाते ही कहा, कैसे आ गई मेरी याद, तुम्हारा कज़न क्या सो गया? अब हम गरीबों पर करम नवाजी कर रही हो। वो सिर्फ कज़न है तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब इसके लिए तुम्हारी थोड़ी ना बुला सकती हूँ दोस्ती। दुआ ने से पचकारा। वही तो मैडम, ये सूरज कौन सी साइड से निकला? बल्कि अब तो चंदा मामा का वक्त है। क्या हुआ, तुम्हारा कज़न ने तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई? सादिया ने फ़ौरन नतीजे पर पहुंची। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अरे वो तो बहुत अच्छा है, बस ज़रा बिज़ी रहता है अपने काम में। दुआ इसे चाह कर भी नहीं बता पाई कि मुस्तफ़ा वैसा नहीं जैसा इसने सोचा था। काम में? क्या काम करता है? तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा? सादिया पूछे बगैर ना रह सकी, क्योंकि वो कहती थी कि इसका कज़न इसके साथ कॉलेज में इसी के क्लास में पढ़ेगा। नहीं यार, वो पुलिस इंस्पेक्टर है और यहाँ अपने काम के लिए आया, और मेरे साथ मेरी क्लास में नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो मुझसे 9 साल बड़ा है। दुआ ने एक ही सांस में सब कुछ बताया। ओ, तो अब मैं समझी तुम्हें हमारी याद कैसे आई। खैर, मुझे पता है तुमने मुझे मनवाने के लिए फ़ोन किया, तो एक ही शर्त पे मानोगी, जब तुम सुबह मेरे घर आओगी। कल हम तीनों गेट टुगेदर पार्टी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद तुझे पता है मेरी बहन की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। सादिया जानती थी इस वक्त दुआ बहुत उदास होगी, इसलिए इसने प्यारी सी दोस्त का मूड ठीक करने के लिए पार्टी करने का फ़ैसला किया। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, कितने बजे आना है? दुआ ने खुश होते हुए पूछा। 12 बजे से पहले आ जाना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे। सादिया ने प्लान बनाया और दुआ ने डन कर दिया। अब जायमा को मैसेज करना था। फ़ोन रखने के बाद इसे अफसोस हुआ, मुस्तफ़ा जैसा इंसान के लिए इतनी प्यारी दोस्तों को छोड़ रही थी। सुबह इसकी 11:30 बजे करीब आँख खुली। छुट्टी के दिन इसके साथ अक्सर ऐसा ही होता और कभी जल्दी नहीं जागती। वो जल्दी से उठी और शावर लेने वॉशरूम चली गई। तैयार होने तकरीबन 15 मिनट और 20 मिनट लगे। इसे पता था वो इस वक्त सादिया घर नहीं पहुंच पाएगी। रात को पेपर की तैयारी के चक्कर में वो बहुत देर से सोई, क्योंकि इसे यकीन था आज का सारा दिन सादिया के घर भी निकल जाएगा और इसको अपने आखिरी पेपर की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तैयार होकर बाहर आई तो मामा पापा और मुस्तफ़ा बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे शायद लंच कर रहे थे, क्योंकि नाश्ते का वक्त तो कब का जा चुका था। बाबा इस वक्त रोज़ आ जाते क्योंकि इन्हें कॉलेज लेकर जाना था। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा। तीसरे वजूद को इसने सलाम करना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि इसको देखते ही इसका मूड ऑफ हो चुका था। बेटा, आपने मुस्तफ़ा को सलाम नहीं किया, मामा ने इसे याद दिलाया जैसे वो भूल गई हो। सॉरी मामा, वो बिज़ी थे, मुझे लगा डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा रात वाली भड़ास वो कैसे निकाले। इसकी बात के जवाब में कोई भी कुछ ना बोला। हाँ, मगर मामा की गुरी ज़रूर मिल गई। बेटा, तुमने कहाँ की तैयारी की है? देखो, मुस्तफ़ा ने अपना सारा काम सुबह सुबह ख़त्म कर दिया ताकि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके। मैंने इसे बताया कि तुमने इसके आने की कितनी बेसब्री से इंतज़ार किया, इसलिए इसने फ़ैसला किया कि वो आज का सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारेगी। बाबा की बात पर खड़ूस मुस्तफ़ा के चेहरे पर ज़रा भी स्माइल आई नहीं आई। पता नहीं मामा ने इसे क्या बताया है मेरे बारे में। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी। मामा, मैं तो सादिया के घर जा रही हूँ, आज हमारी गेट टुगेदर पार्टी है। आज हम तीनों सारा दिन एक साथ रहेंगी। इसने इस तरह से बताया कि मुस्तफ़ा के रहने और ना रहने से इसे जैसे फ़र्क ही ना पड़ता हो। बेटा, मुस्तफ़ा सारा काम ख़त्म करने के तुम्हारे लिए आया है और तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुमने तो इसे पूरे शहर दिखाने के लिए जाना था। मामा ने इसे याद दिलाने की कोशिश की, इससे मुस्तफ़ा को दोस्त बनना था। आई एम सॉरी मामा, मैं नहीं लेकर जा सकती। मुझे अभी सादिया के घर जाना है। मुस्तफ़ा को मुकम्मल इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन बेटा, मुस्तफ़ा भी तुम्हारा दोस्त है और आज तो सारा दिन वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मामा को मुस्तफ़ा को दुआ का इस तरह से इग्नोर करना हरगिज़ पसंद नहीं आया। नहीं मामा, ये मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे दोस्त सादिया और जायमा हैं, और वैसे भी ये मेहमान हैं और चले जाएंगे। रहना तो मुझे इन दोनों के साथ ही है। ठीक है चाची, आप इसे जाने दें, लेकिन 4 बजे से पहले घर वापस आ जाना। बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा की यहाँ आने के बाद मुस्तफ़ा ने पहली बार इससे नरम लहजे में बात की। मामा बाबा के सामने कितने प्यार से बोलता है और अकेले में कैसे काट खाने को दौड़ता है। दुआ को मुस्तफ़ा दोगला इंसान लग रहा था।
मैं लेट हो जाऊंगी, दुआ ने बताना ज़रूरी समझा। तुम लेट नहीं होगी, पूरे 4 बजे तुम्हें घर पर होना चाहिए। दुआ को इस तरह से मुस्तफ़ा का ऑर्डर करना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। हम फ्रेंड्स साथ होती हैं, टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रही कि मैं 4 बजे तक वापस आऊँगी। ये कहकर वो उठकर जाने ही लगी जब मुस्तफ़ा भी इसके पीछे आया। आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मुस्तफ़ा ने इसे ऑफ़र की और गाड़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन इसकी ऑफ़र की अहमियत ना देकर वो वापस अंदर आई और अपने बाबा का हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर लाई। अरे बेटा, मुस्तफ़ा कह तो रहा है वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, मुझे आप छोड़ेंगे, मुझे नहीं जाना इस खड़ूस के साथ, दुआ ने फैसला करते हुए कहा। अरे चाचू, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा। इन्हें बाहर आते देखकर मुस्तफ़ा ने कहा। नहीं मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू सो मच, मेरे बाबा ही छोड़ देंगे। इसके भाई कहने पर मुस्तफ़ा ने एक शिकवा भरी नज़र से चाचा को देखा। जवाब में कुछ नहीं बोले, बस नज़र झुका ली। बाबा 2-3 बार इसे फ़ोन कर चुके थे, लेकिन इसने यही कहा वो अभी नहीं आना चाहती, वो अपनी फ्रेंड के साथ बिज़ी है। इससे पहले वो इतनी देर तक घर से कभी बाहर नहीं गई, इसलिए बाबा भी इसके इतनी देर तक घर से बाहर रहने से परेशान थे। मुस्तफ़ा के बाबा का फ़ोन आया और इन्होंने कई बार इसके बारे में पूछा। वो इससे बात करना चाहते थे। मुस्तफ़ा ने इसे बताया भी था कि वो 4 बजे से पहले घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। मुस्तफ़ा को इस बात का बहुत गुस्सा है। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे, वो अभी तक नहीं आई। चाचा की तबीयत ख़राब थी, वो इसका बीपी थोड़ा हाई था। चाचू आप आराम करें, वो जब आएगी तो मैं इसे पूछ लूँगा। अगर आप कहें तो मैं इसे लेने चला जाता हूँ। नहीं बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाएगी, वो मुस्तफ़ा के सामने ज़रा शर्मिंदा होकर बोले। कोई बात नहीं चाचू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जाएं, आराम करें, वो आ जाएगी, मुस्तफ़ा ने कहा। लेकिन इसके चेहरे के तासरात से इसके गुस्से का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। वो घर आई और बेफिक्र होकर अपने कमरे में जा रही थी जब टीवी लॉन्च में वो मुस्तफ़ा को बैठा देख चुकी थी। इसे आते देख मुस्तफ़ा खड़ा हुआ। वक्त देखा है तुमने, एक बेहद सख्त आवाज़ ने इसका रास्ता रोका। मुड़कर देखा तो मुस्तफ़ा सीने पर हाथ बांधे टीवी लॉन्च से बाहर आई। जी देख लिया, दुआ ने मुड़कर जवाब दिया और फिर कमरे में जाने लगी। मैंने क्या कहा था तुमसे, 4 बजे से पहले घर आ जाना। तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम अब आ रही हो। रात के 8:45 बजे ये वक्त है तुम्हारा घर आने का। अच्छी लड़कियाँ इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती। मुस्तफ़ा ने इसे नरमी से समझाया। आप मुझे ना बताएं कि अच्छी लड़कियाँ क्या करती हैं और क्या नहीं। आप और आपके बाबा से मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं आपके मुताबिक अपना टाइम टेबल नहीं सेट कर सकती। ये कहकर दुआ अपने कमरे में जाने लगी। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, इन्हें फ़ोन पे बात करना मना है। मुश्किल से सारा दिन में एक बार बात करने की इजाज़त मिली थी। वो तुमसे बात करना चाहते थे और तुम्हारी पार्टी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुस्तफ़ा वाकई ही बहुत गुस्से में थे। दुआ को भी इसके बाबा के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसे ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। देखिए मुस्तफ़ा भाई, मुझे आपके पापा से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। शट अप, खबरदार, जो तुमने मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहा, बाबा से तो बात तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, और अगर आज के बाद तुमने मुझे भाई कहकर पुकारा तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। वो इतना ज़ोर से दौड़ा कि दुआ 2 कदम पीछे हटी। कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है चाचा चाची ने तुम्हें, अब तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर मैं लगाऊंगा। ये कहकर वो बाहर चला गया, जबकि दुआ ये सोचकर गुस्सा कर रही थी इसके घर एक मेहमान इस पर हुक्म चला रहा था, और साथ में रोना भी, क्योंकि आज तक दुआ से किसी ने इतने सख्त लहजे में बात नहीं की। आज इसका लास्ट पेपर था, इसलिए वो कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। अक्सर अगर सुबह इसका मूड ख़राब हो जाए तो इसका सारा दिन ख़राब रहता। इसलिए इसने फैसला किया कि रात मुस्तफ़ा के रवैये के बारे में ये बाबा को नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती सुबह सुबह इसका मूड ख़राब हो जाए। इसको पता था कि इस वक्त मुस्तफ़ा चला गया होगा, इसलिए जानबूझकर लेट कमरे से बाहर निकली। लेकिन शायद आज इसकी किस्मत में इसका मूड ख़राब होना लिखा था, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते ही मुस्तफ़ा बाहर इसे नज़र आया। तो चलिए फ्रेंड, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।